Hello guys, what's up? Hope you are doing great. We are back in this video to discuss about a very important topic in the programming world, that is function. So without wasting any time, let's dive into it. So what are functions? So functions are used to perform any action, operation we want to perform. Stay with me. Functions are just a block of code which is executed when it is called. Functions are mostly created to make the code reusable and readable. तो इन सबको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे. तो सपोज हमारे पास एक कोड बेस है, एक बहुत बड़ा कोड बेस है हमारे पास. ओके, एंड उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हैं. तो फिर ऐसे कुछ ऑपरेशंस होंगे जो इस कोड में बार बार रिपीट हो रहे हो. सपोज यहाँ पे, कभी यहाँ पे, मीन्स ये कोड में बार बार वो रिपीट हो रहे हो वो फंक्शंस या फिर वो ऐसे कोई ऑपरेशंस. तो हम क्यों ना इसके वजह हम एक काम करें कि ये ऑपरेशंस का एक फंक्शन बना दें और उसको नाम दे दे. सपोज कुछ भी जो वो परफॉर्म कर रहा है वो उसके हिसाब से एक फंक्शन बना दे और उस ऑपरेशन का एक नाम दे दें और उसका एक फंक्शन अलग से बना दें. तो अब क्या होगा, जब भी हमें इस ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेंगे. सो ये क्या हो गया, इसने इस चीज फंक्शन ने इस कोड को रीयूजेबल बना दिया. तो यही लिखा है यहाँ पे कि फंक्शन आर जस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज कॉल्ड. लाइक हमने यहाँ पे कॉल किया इस माई फंक्शन को, हमने यहाँ पे कॉल किया, तो जब भी इसकी जरूरत पड़े हमने यहाँ पे कॉल कर लिया. तो functions are mostly created to make the code reusable and readable, and functions are used to perform any action operation we want to perform. तो यही सब लिखा है यहाँ पे. एंड मोस्टली हम फंक्शन का नेम वो देते हैं जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं. तो सपोज हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, हम बार बार यहाँ पे भी एक बार ऐड किया हमने, यहाँ पे भी एक बार ऐड किया हमने, आगे भी कुछ आगे ऐड किया. तो हम इस रिपीटेड कोड को हम जब नाम देंगे तो कुछ सम या फिर माई सम ऐसा कुछ नाम देंगे जो अकॉर्डिंगली सेम लगे या फिर जिससे हम पहचान में आए कि ये फंक्शन से ये हो रहा है. तो दीज आर फंक्शंस. इसके बारे में हम और देखते हैं अब. सो फंक्शन के भी दो टाइप होते हैं, जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे नाम से पता चलता है ये पहले से डिफाइंड है. तो ये मोस्टली क्या होता है, जैसे हमने एग्जांपल में पहले भी देखा होगा, हमने मेन फंक्शन देखा होगा. तो इसके जो भी है फंक्शन का जो भी ये करेगा, इसका काम जो भी होगा, इसका ऑपरेशन जो भी होगा, ये पहले से सिस्टम लाइब्रेरीज में डिफाइंड है. सो इट दे आर प्री डिफाइंड फंक्शन. हमने एक और देखा था प्रिंट एफ. तो प्रिंट एफ जो है ये स्टूडियो डॉट एच ये हेडर फाइल में डिफाइंड है, तो ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है. तो जैसे कि हम और देख सकते हैं, जैसे कि हम मैथ डॉट एच लाइब्रेरी है, हेडर फाइल है. तो इसमें भी इसका स्क्वायर रूट का जो फंक्शन है प्री डिफाइंड फंक्शन है. और भी मैथ डॉट एच में बहुत सारे मैथ के फंक्शंस प्री डिफाइंड है. तो दीज आर कॉल्ड प्री डिफाइंड फंक्शन. इसमें होता क्या है कि प्रिंट एफ जैसे इसका डिफाइंड हो चुका है कि प्रिंट एफ क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा. स्क्वायर रूट क्या करेगा, ये स्क्वायर रूट निकाल देगा जो भी हम नंबर पास करेंगे. तो सो हाउ दिस इज हाउ द प्री डिफाइंड फंक्शंस वर्क. सेकंड हमारा टाइप होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस. तो इसमें क्या होता है, यूजर डिफाइन करता है कि कैसा फंक्शन काम करेगा. तो जैसे कि हमने मेन फंक्शन जो होता है हमारा, इसका काम क्या होता है कि कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन पे आता है. तो ये तो यूजर डिफाइंड, ये तो प्री डिफाइंड है. ओके सॉरी, ये प्री डिफाइंड है. तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम कोई फंक्शन अपना दे देंगे. जैसे जब भी किसी फंक्शन की जरूरत पड़े, जैसे कि हमें सम फंक्शन की जरूरत है, तो हम सम में अपने दो पास कर देंगे वेरिएबल्स, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं उसे यहाँ पे. तो ए एंड बी पास कर देंगे. अब जहां पे भी ये सम जो है ये डिफाइन किया होगा हमने, int sum int a comma int b, एंड देन जो भी ये सम होगा ये यहाँ पे. तो इसमें क्या होगा कि जब मेन फंक्शन रन होगा तो फिर जब भी ये सम पे आएगा ये कंपाइलर, ये अपने आप शिफ्ट कर जाएगा ये वाले सम फंक्शन पे. तो दीज आर यूजर डिफाइंड फंक्शन. इसका एक एग्जांपल हम कोड में देखेंगे कैसा होता है. तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल कोड लिया है जिसमें हम फंक्शन समझने की कोशिश करेंगे. तो फंक्शन यूजर डिफाइंड हो या प्री डिफाइंड हो, उनको लिखने का एक तरीका होता है. तो प्री डिफाइंड फंक्शन का तो सिंपली बस हम उसे यूज कर लेते हैं जहाँ पे भी हमें यूज करना है. जैसे कि स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल्स के प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन है, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं स्टूडियो डॉट एच में, आप चेकआउट कर सकते हैं. तो ये सब है, ये डायरेक्टली हम लिख देते हैं. इनका काम क्या रहता है, प्रिंट एफ का डायरेक्टली आउटपुट दे देना, स्कैन एफ का इनपुट लेना, उस एड्रेस पे दे देना, एंड प्रिंट एफ यहाँ पे भी सेम है. तो अब ये हो गया प्री डिफाइंड फंक्शन. अब हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन आता है. तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में कुछ तरीके होते हैं लिखने के. तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या करते हैं कि जैसे कि ये मेन फंक्शन में पहले कंपाइलर आता है. ओके,
मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, ये सब कुछ स्टार्ट करता है। ओके, पहले ये वेरिएबल ले लेगा ए बी और एस, देन ये प्रिंट एफ से बोलेगा कि एंटर ए एंड बी, देन स्कैन एफ से ए एंड बी ले लेगा, देन एस जो वेरिएबल है इसमें ये सम जो ये फंक्शन है सम ए बी, ये यूजर डिफाइंड, ये हमने डिफाइन किया है। तो ये क्या करेगा, ये सम ए बी, जो ए बी इसको इनको ए और बी को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। सो जो सम ए कॉमा बी है, सो दीज आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। ओके, सो दीज आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो ये क्या होगा, ये ए एंड बी सम, ये सम फंक्शन में ये पास करेगा, हम आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे। तो ये क्या होगा, यहां से यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल इस फंक्शन पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये सम जो है, सम में ये इंट एक्स और वाई की जगह पे ये ए एंड बी काम करेंगे। तो जो भी ए एंड बी का वैल्यू होगा वो यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है सम फंक्शन में, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एडिशन का एडी, एंड इक्वल टू हमने क्या किया एक्स प्लस वाई, तो हम सिंपली सम कर रहे हैं एंड हम उसे रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिटर्न का यूज आ रहा है, जैसे हम देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, जो भी इसका आउटपुट आ रहा है ये रिटर्न कर रहा है यहाँ पे वापस। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन एंड दिस इज हाउ फंक्शन इज आर यूज्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एस में क्या वैल्यू स्टोर होगी, जो ये आईडी की वैल्यू है ये एस में स्टोर हो जाएगी। ओके, एंड देन हम सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एस को प्रिंट कर दे रहे हैं। तो दिस आर यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनको भी डिफाइन करने का एक तरीका होता है। तो हमने जैसे कि यहाँ पे देखा, ये था वो तरीका। एक चीज याद करने की ये है कि अगर हम ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये अगर हम मेन फंक्शन के बाद लिख रहे हैं तो हमें इसको डिफाइन करना बोलते हैं। ओके, तो अगर हम इसे मेन फंक्शन के बाद डिफाइन कर रहे हैं तो हमें इससे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। दिस इज द रूल। ओके, तो अगर हम उसे मेन फंक्शन के बाद लिख रहे हैं तो हम उसे डिक्लेयर कर देंगे। सिंपली क्या कर देंगे, जैसे कि जैसे हमने वैसे लिखा है वैसे हम ऊपर लिख देंगे और आगे हम उसे स्टॉप कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब कंपाइलर सम पे आएगा तो हाँ ये पहले चेक करेगा कि ऊपर सम डिफाइंड या डिक्लेयर्ड है कि नहीं। तो ये चेक करेगा है, तो अगर ये है इसमें तो फिर ये आगे पूरा कोड में देखने लगेगा कि वो सम फंक्शन हमने कहाँ पे डिफाइन किया है। और अगर हमने सपोज यहाँ पे नहीं दिया रहता, इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेयर करना, इसको बोलते हैं डिक्लेयर करना, एंड इसको बोलते हैं डिफाइन करना। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। तो डिक्लेरेशन करना जरूरी नहीं है, बट एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। तो डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है। अगर सपोज हमें डिक्लेयर नहीं करना, हम क्या कर देंगे, हम सिंपली ये जो कोड है, ये वाला कोड, ये सिंपली यहाँ से उठा के मेन फंक्शन के ऊपर लिख देंगे। तो ये जब भी यहाँ पे आएगा ये ऊपर ढूंढ लेगा कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे डिफाइन किया गया है ये सम फंक्शन। तो यहाँ पे अब ये एग्जीक्यूट कर लेते हैं एंड देन उसका जो भी रिटर्न वैल्यू होगा वो एस में हम स्टोर कर दे रहे हैं। सो दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड दिस इज हाउ इट इज यूज्ड। सो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कितना यूजफुल है। जब भी ये सम की जरूरत होगी हम सिंपली यहाँ से हम ये सम फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तो ये रीयूजेबल भी बन जाता है। तो दिस इज आवर यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फंक्शन की डिफाइन करने के भी चार टाइप्स होते हैं। तो जैसे हमारा रिक्वायरमेंट होगा, जैसे हमारी नीड होगी, हम उस हिसाब से उन चार टाइप्स में से यूज करते हैं। तो पहले हम उन चार टाइप्स को देखेंगे एंड देन उसको एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो पहला टाइप है नो आर्ग्यूमेंट्स विथ नो रिटर्न्स, सेकंड है आर्ग्यूमेंट्स विथ नो रिटर्न्स, थर्ड है नो आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स, एंड फोर्थ है आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम इसका एग्जांपल को एक साथ देखते हैं कि ये सब क्या है, आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स क्या होते हैं। तो जैसे हमने पहले फंक्शन देखा था कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं इंट मैक्सिमम। ओके, एंड वहां पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने आर्ग्यूमेंट पास किया था तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो इंट ए कॉमा इंट बी, एंड देन ये फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। तो ये फंक्शन का काम क्या होगा कि जो नंबर है उन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम है वो रिटर्न करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोड जो भी हो, अभी हमें कोड से कुछ ये नहीं है, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न मैक्सी। यहाँ पे जो भी हमारा एक वेरिएबल हम यहाँ पे देंगे और हम जो उन दोनों के बीच का जो मैक्सिमम नंबर होगा हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्हें कहते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स, these आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स एंड दिस इज कॉल्ड रिटर्न। तो इस बेसिस पे चार टाइप्स बने यहाँ पे फंक्शन के, जैसे कि नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न्स,
the function with argument and with no return, the function with no argument but it returns, and the function with both arguments and returns. तो ये जो हमारा टाइप है, जो हमने एग्जांपल देखा, ये कौन सा टाइप का हो गया? फोर्थ टाइप का। तो हम इन सब टाइप्स पे एक एक एग्जांपल देखेंगे अभी। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा एग्जांपल कौन से टाइप में आ रहा है वो चार टाइप्स में। तो पहला हमारा एग्जांपल है जिसमें हमने void लिखा है। void यहाँ पे रिटर्न टाइप की जगह पे void होने का ये मतलब है कि हम कुछ वहां पे रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं हो रहा और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं है डिस्प्ले फंक्शन के अंदर। तो ये कौन से टाइप में आ गया? फर्स्ट टाइप में, जहाँ पे नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न। सेकंड हमारा टाइप क्या है? जिसमें यहाँ पे इंटीजर रिटर्न हो रहा है बट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं है। ये कौन से टाइप में आ गया? नो आर्ग्यूमेंट एंड इट रिटर्न्स। ओके। थर्ड हमारा एग्जांपल है जिसमें यहाँ पे रिटर्न नहीं है बट आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? आर्ग्यूमेंट है बट नो रिटर्न, इट डजंट रिटर्न। ओके। एंड फोर्थ हमारा टाइप है जिसमें रिटर्न टाइप भी है, यहाँ पे इंटीजर रिटर्न भी कर रहे हैं हम इस फंक्शन में और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। तो इसमें क्या आएगा? आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स। सो ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं जिसमें हमने समझने की कोशिश की कि वो कौन से टाइप में आ रहा है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, रिटर्न क्या होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं अब। सो फंक्शंस को कोड में यूज करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को अभी हम देखेंगे। तो पहला रूल क्या है कि अ फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड विथ इन अनदर फंक्शन बट कैनॉट बी डिफाइंड विथ इन अनदर फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमने देखा कि हम किसी फंक्शन में हम सम फंक्शन को कॉल कर रहे थे, तो वो हमने सम फंक्शन को कॉल कैसे किया था? हमने उसको डिक्लेयर किया था वो फंक्शन में, राइट? सो दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड विद इन अनदर फंक्शन, सो बट कैन नॉट बी डिफाइंड विद इन अनदर फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने वो फंक्शन को कॉल किया था, ना कि हमने वो पूरे फंक्शन को हमने उसी फंक्शन में लिख दिया था। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन का कोड नहीं लिख सकते हैं, उसको हम कॉल कर सकते हैं वहां पे। सो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। सो ये पहला रूल था। होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकेंड रूल है कि इफ अ फंक्शंस रिटर्न टाइप इज इंट और कैर, वी डोंट नीड टू डिक्लेयर इट, इट विल वर्क। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट और कैर है तो हमें ये रिटर्न टाइप देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम सिर्फ डायरेक्टली वो फंक्शन का नाम और हम वो फंक्शन लिख सकते हैं। सो दिस इज आवर सेकेंड रूल। हमारा थर्ड रूल क्या है? तो हमारा थर्ड रूल है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। सो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं तो हम पहले देखेंगे यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ। जैसे कि हमारा इंट मेन फंक्शन है और इसके अंदर हमने सम फंक्शन को कॉल किया है, और सम फंक्शन को कॉल करते टाइम हमने दो फंक्शन पास किए हैं, राइट? जो हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं इस सम फंक्शन को कॉल करते टाइम। सो दीज आर कॉल्ड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे हैं, और जब हम सम इंट सम को हम जब डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को, तो यहाँ पे हम जो दे रहे हैं इंट एक्स और इंट वाई, सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ये फॉर्मली हम यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं कि एक्स और वाई कुछ वैल्यू होंगी सम की जो यहाँ पे यूज होगी, बट एक्चुअल क्या होगा उनका आर्गुमेंट जो हम यहाँ पे पास करेंगे? समझ, सपोज 5 और 6 यहाँ पे हमने पास किया तो एक्चुअल है, बट यहाँ पे हमने ये अब ये यहाँ पे हम एक्चुअल आर्गुमेंट देंगे, तो ये एक्चुअल आर्गुमेंट ये इसमें देगा, एंड देन ये फॉर्मल आर्गुमेंट में एक्चुअल आर्गुमेंट जाएगा, एंड देन ये सम फंक्शन यहाँ पे जो भी हमने सम फंक्शन में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। सो दैट इज एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट। सो एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स में भी तीन रूल होते हैं, तो हम इन रूल्स को देखेंगे। तो पहले रूल में क्या लिखा है कि नंबर ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट अगर ग्रेटर है नंबर ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट से तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे हमने एक मेन फंक्शन के अंदर सम फंक्शन को कॉल किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअल जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो 3 है, बट यहाँ पे जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं जो ये 3 हम पास करेंगे यहाँ पे सम में, यहाँ पे जो 3 आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे वो यहाँ पे जाएंगे, राइट? ये सम फंक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे दो ही होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो x है उसमें a स्टोर हो जाएगा एंड y में
बी स्टोर हो जाएगा। सो दिस ये होगा जब एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ज्यादा है अपने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के नंबर से। सो यही होगा कि जो अपना एक्स्ट्रा जो आर्ग्यूमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, उसका कुछ यूज नहीं होगा। जो पहले जो जितने आर्ग्यूमेंट है, जितने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, उतने ही एक्चुअल आर्ग्यूमेंट यूज होंगे। सो ये था हमारा पहला केस। सेकंड केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कम है नंबर ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट से। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम देख सकते हैं सम में हमने सपोज एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया, बट यहाँ पे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में दो यहाँ पे चाहिए। तो क्या होगा कि एक्स में तो ए स्टोर हो जाएगा, बट वाई में एक गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी। ओके, वाई में एक गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी जो कोई भी रैंडम वैल्यू होगी। सो इसमें यही होगा कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में जो आर्गुमेंट है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा पहले वाले आर्गुमेंट में, एंड सेकंड मतलब जितने भी आगे के फॉर्मल आर्गुमेंट रिमेनिंग होंगे वहां पे गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी। तो ये था हमारा सेकंड केस। हमारा थर्ड केस है डेटा टाइप मिसमैच। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने एक डबल स्क्वायर रूट फंक्शन लिया है जिसका डबल हमने रिटर्न टाइप दिया है, और यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट हमने लिया है जो यहाँ से इंट मेन से आ रहा है। तो यहाँ पे इंट बी करके वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो हम पास कर रहे हैं स्क्वायर रूट फंक्शन में, और यहाँ पे हमने वो यहाँ पे जो फॉर्मल आर्गुमेंट है उसका डेटा टाइप यहाँ पे डबल दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डेटा टाइप मिसमैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने इंट पास किया है बट यहाँ पे फॉर्मल आर्गुमेंट डबल रिसीव कर रहा है। तो इस टाइम पे होगा क्या कि कंपाइलर चेक करेगा कि ये दोनों का डेटा टाइप सेम है। तो डेटा टाइप सेम नहीं है तो कंपाइलर क्या करेगा, फोर्सफुली इंट को फ्लोट में या फिर डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो ठीक है, वो यूज कर लेगा बी को, एंड अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो क्या करेगा, ये कोई भी गार्बेज वैल्यू एक्स में डाल देगा। तो इसीलिए इससे हमें समझ में क्या आता है कि जब भी एक्चुअल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की बात है तो हम हमेशा सेफली उसे यूज करना चाहिए। लाइक एक्चुअल आर्ग्यूमेंट फॉर्मल आर्ग्यूमेंट सेम नंबर ऑफ होने चाहिए, डेटा टाइप जो है वो सेम होना चाहिए, वरना कंपाइलर फिर टेक केयर करेगा। तो ये थे कुछ रूल्स फंक्शन के हमारे। इस वीडियो में हमने सारा कुछ देख लिया फंक्शन के बारे में, फंक्शन कैसे यूजफुल है, कैसे वर्क करते हैं फंक्शन, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फंक्शन यूज करते टाइम। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ सीखे और इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।